हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैं आज आप लोगों को कराने जा रहा हूँ 11th क्लास का डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन 11th क्लास का एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बट बच्चों को इसमें काफ़ी उलझन होती है। तो आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में सब कुछ डिटेल से। ये वीडियो स्टार्टिंग में हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, इसके मेथड्स को सीखेंगे, एज वेल एज आगे हम जाकर इसको फिर डिटेल से इसके न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो जाओ फटाफट इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो ताकि हमारे प्रयास से उन्हें भी फायदा मिल सके। तो चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, पहले हमें जानना होगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स टेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, यानी जमीन को छोड़कर जितने भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप एक वर्ड ध्यान रखो, मैंने वर्ड यूज किया टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? वे एसेट्स जिनको आप देख छू सकते हैं। वैसे फिक्स एसेट्स, फिक्स का मतलब जो नॉन करंट नेचर के होते हैं, जो एक लंबे टाइम के लिए बिजनेस में लाए जाते हैं। तो जमीन को छोड़कर जितने भी आपको फिक्स टेंजिबल एसेट्स दिखते हैं उनकी वैल्यू समय के साथ कम होती है, तो इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कार खरीदा, या मैंने एक मोबाइल खरीदा, या मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, या एक लैपटॉप खरीद लिया। अब इसकी वैल्यू आज जो है, अब मैं 1 साल या 2 साल के बाद जब उसे बेचूंगा तो उतने पैसे कभी रिकवर नहीं हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू समय के साथ गिर गई या कम हो गई, तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जब हमने डेफिनेशन समझ लिया तो इसके काउजेस भी हमें मोटे मोटे समझ में आ गए होंगे कि इसके काउज क्या है। तो इसका सबसे पहला डेप्रिसिएशन के जो काउजेस हैं वो भी हम डिस्कस कर लें यहाँ पे। तो काउजेस, आप इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे थ्योरीज में पूछे भी जा सकते हैं, ये वाले अच्छे टॉपिक होते हैं। तो डेप्रिसिएशन का एक काउज होता है कंटिन्यूस यूजेज ऑफ एसेट्स। का मतलब क्या है कि जो हम एसेट्स है उस एसेट्स को हम अगर लगातार यूज़ करें, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि आपने एक कार खरीदा, अब आप उस कार को लगातार यूज़ करते हो, 1-2 साल के बाद आपका मन भर गया, आप चेंज करना चाह रहे हो। तो चेंज करना चाह रहे हो तो डू यू थिंक कि आपको उतने ही पैसे मिल जाएंगे जितने का आपने कार खरीदा था? नहीं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू व्हाट? कंटिन्यूस यूजेस ऑफ एसेट्स, यानी हम किसी एसेट्स को लगातार यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी वैल्यू जो होगी वो कम हो गई। दिस इज, ऐसे ही आप कह सकते हो दूसरा, ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी अगर कोई एसेट्स है उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वैल्यू जो होती है वो गिर जाती है, कम हो जाती है, इसको भी हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। अब आप इसको अगला नेक्स्ट ले सकते हो, ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो यहाँ पे अगर आपने कोई डीजल की गाड़ी है तो उसकी लाइफ होती है 10 ईयर्स, और अगर आपके पास पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ी है तो इनकी लाइफ है 15 ईयर्स। ये गवर्नमेंट कह के चलती है। अब चाहे आपकी गाड़ी की कंडीशंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आफ्टर 15 ईयर्स और 10 ईयर्स यू हैव टू स्क्रैप देम, आपको उसको हर हाल में स्क्रैप करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से उसकी वैल्यू जो होती है वो गिर जाएगी या कम हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो एक काउज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ड्यू टू ऑब्जेलेंस, ऑब्जेलेंस क्या होता है कि सो मेनी टाइम्स किसी जो चीजें होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी समय के साथ इंप्रूव कर जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है तो उसके बाद क्या होता है, जो नई चीजें होती हैं उनकी वैल्यू तो होती है, बट जो पुराने टेक्नोलॉजी की चीजें होती हैं उनकी वैल्यू एक डाउन हो जाती है। ये भी एक डेप्रिसिएशन का काउज है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि पहले क्या था, 3G फोन हुआ करते थे, जैसे ही 4G फोन लॉन्च हुए धीरे धीरे 3G की डिमांड घटती चली गई, और अब 3G फोन क्या है, काफी सस्ते में बिक जाते हैं अगर आपके पास पुराने फोन है। अभी जैसे देखो 5G लॉन्च हो गया आज से, अब 5G लॉन्च हुआ तो उसके बाद आप एक चीज देखो, थोड़े समय के बाद जो 4G होगा इस फोन की जो वैल्यूज होगी वो काफी तेजी से रिड्यूस होगी। तो ये क्या है? ऑब्जेलेंस कहलाएगा कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपकी वैल्यू जो होती है, आपके एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेलेंस। ठीक है, तो ये मोटे मोटे कुछ काउजेस हैं जो डेप्रिसिएशन के काउजेस हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ही एक वर्ड नहीं है, डेप्रिसिएशन के सिवा यहाँ पे और भी तो एक वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं इस चैप्टर में। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको भी केयर करोगे। इसमें जैसे एक टॉपिक है, एक तो हुआ डेप्रिसिएशन, ये हमने पढ़ ही लिया। एक दूसरा वर्ड्स है एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो एक एमोर्टाइजेशन हो गया, एक तीसरा वर्ड है डिप्लेशन, डिप्लेशंस। अब ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग लगभग एक जैसे हैं, बट तीनों के यूज अलग अलग होते हैं, हमें ये भी समझना है। जैसे डेप्रिसिएशन हमने क्या बताया, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ, या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स।
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो ये तो हम समझ गए हैं कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स जो है उनकी वैल्यू डिक्रीज की, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ऐसे अगर इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो गया आपका एमोर्टाइजेशन कहलाता है। जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, इनकी वैल्यू भी समय के साथ साथ कम होती है, दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। और एक होता है डिप्लेशंस, जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, जैसे वेस्टिंग नेचर के जो एसेट्स होते हैं, जैसे ऑयल फील्ड्स हो गया, माइंस है, ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स की जो वैल्यू डाउन होती है इसको हम डिप्लेशंस कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स क्या है? जैसे मैंने बताया था ऑयल फील्ड हो गया, अब तेल के कुएं हैं उसमें से तेल निकल रहा है तो उसकी वैल्यू समय के साथ कम होगी। या माइंस है, माइंस के अंदर से आपने कोयले निकाले तो उससे क्या होगा, जब मिनरल्स आप बाहर करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है धीरे धीरे कम हो जाती है ग्रेजुअली, दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन। हम ऐसा नहीं कह सकते कि डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, मैंने डिप्लेशन, ये सुनने में सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो हम इसे भी सीख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो हम सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ करेंगे, एमोर्टाइजेशन जो हम इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, पेटेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कॉपीराइट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ऐसे डिप्लेशंस होता है जो वेस्टिंग एसेट्स है उनकी वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो उसको हम डिप्लेशंस कहते हैं। जैसे माइंस की वैल्यू कम हो जा रही है या ऑयल फील्ड है उनकी वैल्यू कम हो जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन। तो ये तीन टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं, आप इनको भी ध्यान लगा लोगे। चलो अब हम करेंगे डेप्रिसिएशंस के मेथड्स को सीखेंगे। चलो तो अब हमने डेप्रिसिएशंस को ये तो सीख ही लिया कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके काउजेस क्या हैं। अब हमें सीखना है इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, यानी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हम ये सीखेंगे। तो आप देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके बीच में और भी ढेर सारी थ्योरीज हैं। स्टेट बोर्ड्स के बुक्स में जो होते हैं वो थ्योरीज काफ़ी डिटेल्स में होते हैं और ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बट नॉर्मली CBSE में थ्योरीज का जो चांसेस होता है वो काफ़ी कम होता है। ये हम इनको डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो आज हम अभी फिलहाल मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके ढेर सारे मेथड हैं जो डेप्रिसिएशंस के मेथड होते हैं, बट हमें सीखना सिर्फ दो है, तो हम डिस्कस सिर्फ दो के बारे में करें। तो जो डेप्रिसिएशंस है इसके दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम SLM के नाम से जानते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को WDV के नाम से भी यूज किया जाता है। इसके कुछ और नाम है, आप वो नाम भी रिकॉल कर लो। इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक इसका और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों नाम जो है एक ही है। अब एक बात और ध्यान रखना कि एग्जाम में सो मेनी टाइम्स ना जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोला, आपसे बोल दिया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, आपसे बोल दिया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, चीज एक ही है, आप कंफ्यूज नाम से मत होना। ऐसे इसके भी और नाम है, वो भी हम सीख ही ले। इसका एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक और नाम है इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब ये तीन नाम तो हमें समझ में आ गया कि इन तीनों माने इन दोनों मेथड्स के तीन तीन नाम हैं, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा अब हमें सीखना है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेसिकली इन दोनों बैलेंस मेथड जो बेसिकली इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस है क्या। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको पहले इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करता हूं, देन हम फिर न्यूमेरिकल्स के टॉपिक पे आएंगे। तो अब देखो जैसे पहली बात है, अब सपोज करो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट कर दिया कि एक मशीन है, उसको हमने खरीदा है फॉर ₹1 लाख। अब मशीन हमने 1 लाख रुपए का खरीदा। अब हमारे पास अगर सपोज करो एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन लगाने का हमारे लिए अलाउड कर रखा है। तो डेप्रिसिएशन अगर 10% पर एनम के हिसाब से लगाने बोला है, डेप्रिसिएशन मैं इसको लिख देता हूँ 10% पर एनम, ये PA यानी एक साल में हमें डेप्रिसिएशन इतना लगाना है 10%। अब अगर हम इस मेथड से चल रहे हो तो क्या करेंगे, इस मेथड से जो होगा मशीन की वैल्यू फर्स्ट ईयर में जो है वैल्यू कितनी है बेटा, तो वैल्यू ऑफ मशीन्स जो हमारी ये है वो है 1 लाख रुपए, हमने वो लिख दिया। अब इसमें से लेस करेंगे जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, तो हम तो 10% लगा रहे हैं, तो 1 लाख का जो 10% होगा वो 10,000 हो गया। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 90,000। अब 90,000 एंड ऑफ द ईयर है। अब उसमें से जो सेकेंड ईयर होगा वो सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन फिर से वही सेम 10% ही लगेगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा सीधा, या फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब जो हर साल एक ही अमाउंट को हम वैल्यू लगा रहे हैं, तो हमारा फिर से डेप्रिसिएशन जो होगा वो 10K ही होगा, 10,000। हमने फिर इससे घटा लिया तो ये हमारा 80,000 जो है वो डेप्रिसिएशन होगा। ऐसे अगर थर्ड ईयर में हम आएंगे तो थर्ड ईयर में भी सेम 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा,
तो इसकी वैल्यू 70,000 आ जाएगी। यानी सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम 5th ईयर में देखेंगे तो भी, 6th ईयर में आएंगे तो भी हर साल 10,000 ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। समझ में आ रहा? अब अगर हम इसको इस मेथड पे चल रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी वेरी करती है। अब कैसे वेरी करती है, चलो हम एक बार उसको भी रीड करते हैं। तो अब जैसे हमने कहा वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारे पास ये है, इस वाले मेथड में हम आ रहे हैं वैल्यू। अब क्वेश्चन हमारा यही है जो हम ये ले रखे थे कि मशीन हमारी 1 लाख की है, 10% पर एनम हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, बट अब इस मेथड से नहीं, हमें इस मेथड से लगाना है। तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है आपका वो कितना है, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो आपका है वो तो 1 लाख रुपए है, वो आपने लिख दिया। अब इसमें से लेस करोगे 10% डेप्रिसिएशन जो आप ले रहे हो, लेस करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर एट 10%, हम ये ले रहे हैं। तो 10% इसका जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 10,000। तो फर्स्ट ईयर तो सेम ही लग रहा है, 90,000 हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है बेटे, अब हमने ये किया। अब जब सेकेंड ईयर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो फिर लेस डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर पे आप आ रहे हैं, तो सेकेंड ईयर का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब जो हम 10% लगाएंगे वो इस 90,000 का 10% लगाएंगे, यानी एट द रेट अब जब हम 10% की बात कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, अब ये आएगा 9,000। 9,000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है डिमीज कर रही है। डिमीज का मतलब घटती हुई जाएगी, या हम बोल रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन का मतलब जो पहली वैल्यू थी उससे कम होकर दूसरा, फिर उससे कम होकर तीसरा, उससे कम होकर, या मैं कह रहा हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस। दैट मीन्स जो बैलेंस घट के आएगा उस बैलेंस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब जैसे 90,000 आया था हमारा बैलेंस, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे 9,000, ये आ जाएगा आपका 81,000। अब अगर हम थर्ड ईयर में लगा रहे हो तो थर्ड ईयर ऐसे डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर आप आ जाओगे, तो थर्ड ईयर भी ऐसे एट द रेट ऑफ 10% लगाएंगे, तो 10% ऑफ 81,000। तो 81,000 का जो 10% आएगा वो 8100 आएगा, 8100। अब हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया 72,900, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो मतलब आप इसमें साफ समझ रहे हो कि जो हमारा ये वाला मेथड था, इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वो हर साल सेम होता है, और इस वाले मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। यानी फर्स्ट ईयर जो हमने लगाया, सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू जो होगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जो घटी हुई वैल्यू आई है उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी जैसे हमने 1 लाख था, 1 लाख में डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया, जो बच के आया 90, ये हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, तो 90 का 10% 9,000, वो घटा लिया, फिर आया 81,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब एंड ऑफ सेकेंड ईयर 81 है, उस पर हम फिर 10% लगाएंगे, तो 81,000 का 10% 8,100 ये लगाया, तो हमारी जो वैल्यू आ गई 72,900, ये हमारा एंड ऑफ 3 ईयर आया। तो इस तरीके से ये वैल्यू घटता है। तो यानी इन दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस, इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू फिक्स है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम जो सेकंड पार्ट में हम डेप्रिसिएशन का जो फर्स्ट मेथड था हमारा, दैट वाज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड या एसएलएम। इसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, इसी को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, इसी को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं और मैक्सिमम हम उनमें क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। चलो फटाफट आप अपने पेन पेंसिल निकालो और शुरू हो जाओ। चलो देखो, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, इसके लिए मैक्सिमम 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। एक टॉपिक होगा जिसमें आपके पास स्क्रैप वैल्यू दे रखा होगा और आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखा होगा। तो देखो एक मेथड है फर्स्ट, यानी इस मेथड में क्या है, आपके पास क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट यानी जो एसेट्स है वो उसकी जो वैल्यू है वो दे रखी होगी, स्क्रैप वैल्यू दे रखा होगा और उसका एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स दे रखा होगा, यानी एसेट्स कितने सालों तक चलेगा, ये दिया होगा एक तरीका। तो ये है एक तरीका और है, उस तरीके में क्या है, यानी इस मेथड में क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स की वैल्यू दे रखा होगा, यानी एसेट्स की वैल्यू है कितनी ये दे रखा होगा, और डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है। इसमें स्क्रैप वैल्यू वगैरह होगा, एस्टिमेटेड लाइफ होगा, उसमें वो नहीं दिया रहेगा। अब इन 2 ही तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आपके पास मिलेंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। चलो तो हम देखते हैं पहले ये वाले मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम निकालते हैं जैसे एनुअल डेप्रिसिएशन, हम ये निकाल रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लिख देंगे ओरिजिनल कॉस्ट, या आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट की जगह आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट्स वर्ड लिख दो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसमें से लेस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू।
स्क्रैप वैल्यू की जगह एक वर्ड रेजिडुअल वैल्यू लिखा रहता है। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं कि जो हमारे पास एसेट्स होता है जब तक उसकी लाइफ स्पान है हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद वो बेकार हो जाता है तो हम उसे फेंक नहीं देते, वो भी नॉर्मली कबाड़ी में बिक जाता है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो दे के ही जा रहा है ना आपको, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। जैसे सपोज करो हमने इन्वर्टर के लिए एक बैटरी खरीदा, वो बैटरी हमारे 10,000 का आया, 10,000 की बैटरी हमने उसे 4 ईयर या 5 ईयर्स तक यूज किया। अब यूज करने के बाद क्या हम उसे फेंक देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं उसे बैटरी डीलर को दे देते हैं, वो उसके बदले में कुछ अमाउंट हमें डिडक्ट कर देता है नई वाली बैटरी में। तो नई वाली बैटरी अगर मान लो दोबारा हमें 10,000 का मिल रहा तो ये वाली बैटरी 3,000 का स्क्रैप पे चला गया, तो दिस इज स्क्रैप वैल्यू। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू जो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है उसको हम माइनस कर दिए। अपॉन में क्या करोगे, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, उससे हम डिवाइड कर देंगे, निकल के हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो निकलना है। चलो मैं इसको आप एक ऐसे एग्जांपल से भी एक क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो हमारे पास जो एसेट्स है, अभी जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, आपको क्या बताया कि हमारे पास एक बैटरी है इन्वर्टर की जिसको हमने कितने में खरीदा था बेटा, 10,000 में, तो हमने 10,000 वो ले लिया। अब मैंने क्या कहा, उसकी रेजिडुअल वैल्यू जानी, जब यूज के बाद वो बेकार हो जाएगा, 5 साल के बाद कबाड़ी में बिकेगा, तो भी वो मैंने क्या कहा आपको 3,000 का मान लो वो मिल रहा है, तो 3,000 का बिकेगा। अब अपॉन में क्या लाइफ बताया मैंने उसके 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया 7,000 अपॉन में 5 करोगे तो 1,400 आपका जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। समझ में आ रहा? तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें, सो मेनी टाइम्स आपसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने बोलते हैं। मतलब एक तो ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, ये तो यूज करना होता है। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या कह देगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, तो चलो वो भी सीख लेते हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन डीपी, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका निकल के आया वो एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में हम क्या करते हैं, जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100 ये कर देते हैं, ये निकल के आपका 100% जो है ये निकल के जो आएगा आपका वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। एक चीज़ और अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको मैंने क्लियर कर दूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स जितने का खरीदा गया प्लस उसको रेडी टू यूज़ करने में जो पैसे हमने खर्च किए, जैसे हमने उसके एक्सपेंसेस पे किए होंगे, हमने उसके मान लो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे किए, तो वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। सपोज करो हमने ये जो इन्वर्टर को खरीदा मान लो 10,000 का, अब इसकी बैटरी को इंस्टॉल कराने में हमने 500 रुपीज़ दिए, तो हमारे लिए इसका कॉस्ट 10,500 माना जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है आपको कि यानी अगर हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट प्लस जो उसको रेडी टू यूज़ करने में, उस समय में यूज़ के लायक बनाने में जो भी एक्सपेंसेस पे करते हो, तो एक्सपेंसेस को ऐड करके आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स में शो करोगे, उसमें से तब स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे, देन फिर एस्टिमेटेड लाइफ होगा। अभी जैसे मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए क्या बताया आपको कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए मैं एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100 करके निकालते हैं। तो सपोज करो जैसे इसी क्वेश्चन को हम कर रहे थे, तो अब इसमें हम कर रहे थे, तो हमारे लिए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 1,400 हमने निकाल रखा है, तो हम क्या करेंगे 1,400 वो ले लिया। अपॉन में कितना है, अपॉन में आएगा हमारे लिए बोला कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो हमारी 10,000 हमने बता रखा है आपको, तो हमने ये 10,000 इसके अपॉन में ले लिया, इंटू 100 लेना है तो इंटू हमने 100 कर दिया। अब ये कट रहा है, देखो 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो मैंने बताया था परसेंटेज होगा, तो ये 14%, ये आपका आंसर आ गया 14% जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, यानी हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन जो है साल में 14% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, जो उसकी अमाउंट क्या है उसको लिखने का तरीका भी हम सीखेंगे, फिलहाल हम एनुअल डेप्रिसिएशन को निकालने का तरीका सीखें। अब इसी में अब दूसरा वाला मेथड है कि जब ये ना दिया हो, यानी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू और ये ना दिया हो, तो उसकी जगह क्या होगा। मैं इस एग्जांपल को सिर्फ हटा देता हूं, आपको इतने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आ गई कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, और हमें अगर ये निकालना हो तो हम इससे इन दोनों टॉपिक को निकालना है, एक फर्स्ट ये निकल गया, एक सेकंड ये निकल गया, ये दो चीज़ें निकालने बोला जाता है, आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या बताया कि इफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, यानी क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे। तब यहाँ पे फिर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका जो होगा थोड़ा सा बदल जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उस एसेट्स की जो कॉस्ट है वो इनटू करेंगे रेट जो गिवन होता है आपके पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में 100, ये करके आप सॉल्व कर लोगे, इससे आपका एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। जैसे चलो मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है। लेट करो हमने क्या किया, एक मशीन खरीदा, ठीक है, लेट कर दिया हमने, एक मशीन खरीदा 90K का, 90,000 का है, ठीक है। अब उसमें इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस थे, कॉस्ट तो हो गया
इसको ऐसे लिख देता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो तो आपका 90,000 है। अब इंस्टॉलेशंस के जो चार्जेस हैं हमने ये पे किया 6,000 और 4,000 हमने मान लो जो उसके एक्सपेंसेस वगैरह थे वो हमने पे किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है जो डेप्रिशिएशन है एट द रेट ऑफ हमें लगाना है 10% मान लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, हमें एनुअल डेप्रिशिएशन निकालने के लिए क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया डेप्रिशिएशन के लिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट कितना है बेटा, कॉस्ट तो हमारा हो गया 90,000 प्लस ये दोनों भी तो एक्सपेंसेस मैंने इसको रेडी टू यूज़ करने में खर्च हुआ है, तो हम इसको भी इसी में ऐड कर देंगे 6,000 प्लस 4,000, ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया। समझ में आ रहा, इनटू रेट, रेट कितना है बेटा, इनटू हो गया 10 अपॉन में परसेंटेज है 100। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ 90 प्लस 6 प्लस 4 यानी 1,00,000 रुपये आपके आ गए। अब इनटू कर दोगे आप 10 अपॉन में 100, तो ये कट गया 1 0 2 0, ये कट के आ गया आपका 10,000 जो आपके डेप्रिशिएशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका डेप्रिशिएशन निकालने का तरीका, या तो आपको रेट में दिया हो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल दो, या फिर आपके पास कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू ये सब चीज़ें दे रखी हो तो ऐसे करके निकाल दो। ये तो हुआ वैल्यू निकालने का तरीका। चलो इसको हम लिखने के तरीके को सीखते हैं कि हम इनको कैसे अकाउंट्स में क्वेश्चंस में फीड करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो सके। चलो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपके बुक से ही है। क्वेश्चन है, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 5 lakhs ऑन 1 अप्रैल 2012. Further addition were made on 1 October 2012 and ऑन 1 जुलाई 2013। यानी एक कंपनी है जिसने एक मशीन खरीदा है 5 लाख रुपीज़ का 1 अप्रैल 2012 को। फिर कहता है एक फर्दर एडिशन इसने और किया है उसी साल 2012 में 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जुलाई 2013 को एक और मशीन इसने खरीदा है। और जो पहली मतलब रिस्पेक्टिवली दे रखा है कि 4 लाख और 3 लाख का है, यानी फर्स्ट वाली जो 2012 अक्टूबर की है वो वाली मशीन 4 लाख की है, और जो 13 में जुलाई में खरीदी गई है वो 3 लाख की। क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं, रिफ्लेक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पर देखो आप क्या कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2015 फर्स्ट मशीन was sold for 2,85,000 and new machine was purchased for 6 lakhs। आपसे बोला prepare machine account for 3 years ending 31st March 2015 if depreciation is to be charged 10% per annum on straight line basis। अगर straight line basis पे हम depreciation चार्ज कर रहे हैं तो हमें बताना है कि ये 3 साल के बाद इनके जो सारी आपको 3 साल के लिए एक मशीन अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। तो चलो हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट चलो मैं जानबूझ के ये वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि इससे आपको मशीन बेचना भी आ जाएगा, खरीदना भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशंस लगाने भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट क्या है, 2012 को हमने खरीदा तो हमने यहाँ पे डाल दिया 2012। कब खरीदा बेटे, अप्रैल 1, तो हमने अप्रैल 1 लिख दिया। खरीदे हैं तो टू बैंक करके हमने यहाँ पे अमाउंट्स दिखा दिए, बैंक अकाउंट करके। कितने का खरीदा, 5 लाख का, तो हमने 5 लाख वो दिखा दिया। ये हमारा हो गया ये। अब हमने इसके साथ क्या किया, फिर इसी साल अक्टूबर में हमने एक और मशीन खरीदा है 4 लाख का, तो हमने अक्टूबर में हमने और दिखा दिया 1 तारीख को क्या करके बेटा, टू बैंक अकाउंट करके। तो टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए की एक और मशीन हमने खरीद ली, ये 4 लाख रुपए हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब देखो हमने अकाउंट 2012 में ओपन किया है तो 2013 में हमारा अकाउंट क्लोज होगा कब, मार्च में। तो मार्च 31 को हम दिखाएंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन, चूंकि 2 मशीन है तो जानबूझ के दोनों को अलग अलग इंडिकेट करो। आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, बट फिर वर्किंग नोट बनाने में आपको बड़ा मजा आएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम यहीं से सेपरेट करके चलते हैं। देखो 10% बोला है तो 5 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 50,000, तो हमने पहली मशीन का 50,000 लिख दिया। अब 4 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 40,000, बट हमने मशीन तो अक्टूबर में खरीदा है, दिख रहा है आपको, तो अक्टूबर में खरीदा तो यहाँ पे मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। मैंने इसे इंडिकेट कर दिया 6M करके, M मीन्स मंथ। अब 6 मंथ का कितना हो जाएगा, तो 1 साल के लिए आप 40,000 कर रहे हो तो 6 मंथ का 20,000 होगा। निकालना आता है तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं आता तो देख लो कि जैसे हमने क्या कहा, 4 लाख है, 4 लाख लिख दिया बेटे, कितने हैं 10% है तो 10 अपॉन में 100 ले लिया। अब क्या बताया, 6 मंथ के लिए लेना है तो 6 अपॉन में 12 लोगे, तो अब इसको आप काटना जानते हो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 6 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, 1 2 3 4 0 है, इसके पीछे 4 0 आपने लगा दिया, तो यानी आपके 20,000 जो थे वो डेप्रिसिएशन के बन गए। समझ में आ रहा, यही 20 हमने यहाँ लिख दिया था, ये 70,000 हमारे बाहर आ गए। ये तो आप समझ गए, इजी इजी। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, यहाँ पे अकाउंट क्लोज करो, तो मार्च 31 को आप अकाउंट करोगे बाय बैलेंस CD करके, तो CD हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, फिर से वैसे फर्स्ट और सेकंड मशीन की अलग अलग वैल्यू दिखाओ। ये 5 लाख वाली मशीन पे 50,000 डेप्रिसिएशन लगाया तो 4,50,000 हमने ये इंडिकेट कर दिया, और ये 4 लाख वाली पे 20,000 लगाया तो 3,80,000 आपने ये इंडिकेट कर दिया। अब 4 3 7 1 8
830 जो है वो हमारा इसका टोटल आया है। समझ रहे हैं हमने क्या किया, इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे हमने ये वैल्यू दिखा दिया। अब ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो बेटा। यहाँ पे हो गया ये 9 लाख, इसको हमने क्लोज कर दिया डबल लाइन से। इतना ही पैसा यहाँ पे भी आप इंडिकेट कर दीजिए 9 लाख रुपए। ये एकदम प्रॉपर तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डबल लाइन से क्लोज करो, जब अमाउंट घट रहे हैं तो यहाँ पे मतलब गैप स्पेस बन रहा तो उसे क्लोज करो। अब ये जो 31 मार्च को हमारा जो 2013 का था बैलेंस, वो अब 2014 में, सॉरी 2013 में ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2013। मैं क्या करता हूँ, इसको ना अलग अलग कलर से इंडिकेट कर दूँ ताकि आपको ना आसानी हो कि साल जो है वो चेंज हुए तो वैल्यूज़ में क्या फ़र्क पड़ा। 2013 में हम आ गए। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ बेटा, अप्रैल 1। अब ये वाला जो बैलेंस था वो यहीं पे आ गया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया टू बैलेंस, सॉरी बीडी करके। तो बीडी में ऐसे फर्स्ट और सेकंड दो मशीन है, तो पहले वाली की वैल्यू 4,50,000 था, हमने वो कर दिया बेटा, और दूसरे वाली की वैल्यू 3,80,000 था, तो वही हमने उसको इंडिकेट कर दिया। ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट मिलके हमने बाहर में 830 लिखने थे, वो हमने लिख दिया। यहाँ तक तो वही है जो हमने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने फिर बताया कि हमने एक नई मशीन और खरीदी है। कितने की खरीदी थी, 3 लाख की। आपको क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है, तो आपके क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है कि 1 जुलाई को हमने एक और मशीन खरीदी है। कितने की, 3 लाख की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे जुलाई 1। अब इसकी वैल्यू फिर से ऐसे 2 बैंक अकाउंट करके आप इसकी वैल्यू शो कर दोगे। कितना आएगा बेटा, 3 लाख है, तो 3 लाख आप यहाँ पे लिखना जानते हो, ये लिख दिया आपने। समझ रहे बेटे। अब ये वाली वैल्यू फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। 2013 का जो अकाउंट क्लोज होगा 2014 में होगा। कब होगा बेटा, मार्च 31 में। तो फिर से हम ऐसे दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितने का दिखाएंगे बेटे, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो हमें यहाँ पे फिर से वैसे 1, 2 और 3 मशीन हो गया, तो तीनों का अलग अलग इंडिकेट करेंगे। अब फर्स्ट मशीन तो हमारी 5 लाख की थी। अब चूंकि हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो 50,000 ही रहेगा इसकी वैल्यू। सेकंड वाली की मेथड की वैल्यू, सेकंड वाली की वैल्यू 4 लाख थी, तो इसकी 10% फिर से ऐसे 40,000 रह गया। थर्ड वाले में फिर देखो यहाँ पे ये जुलाई में है, 3 लाख का है। हमने जैसे यहाँ निकाला था ना, फिर से निकाल के देखेंगे। चलो ऐसे तो मैं वोडली निकाल सकता हूँ, बट आप सीखो 10/100। अब चूंकि हमने जुलाई में लिया, तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं, आप जो काउंट करो जुलाई अगस्त सितंबर करके, तो ये 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स है बेटा, तो 9/12 कर लो आप। अब इसको काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब ये 3 के टेबल से काटोगे, 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। 4 के टेबल से कटता है क्या, तो ये कट जाएगा 75 टाइम्स में। अब 2 0 इसके बच रहे हैं, 2 0 इस पे लगा दिया। 7500 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा 22,500। समझ रहे बेटे। तो हमने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंडिकेट कर दो, 9 मंथ्स एम। ठीक है, कितना है बेटा, 22,500 रुपीज। ये हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, पक्का पक्का। अब ये पैसे इंडिकेट करेंगे हम बाहर, तो 50 90 90 और 22 कितने हो जाएंगे बेटा, 112,500, यानी 1,12,500 ये आ गया। अब यहाँ पे हम फिर इसको क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे मार्च 31 को, फिर से बाय बैलेंस CD करके। अब कितने यहाँ पे मशीन है हमारे पास, वैसे 2 और 3 मशीन है। तो आप क्या करोगे, तीनों मशीन को अलग अलग इंडिकेट करो। अब फिर से 450 की मशीन है, 50,000 इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिए, तो 4 लाख रुपए हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया बेटा। समझ में आ रहा है आपको। फिर ऐसे 380 की मशीन है, इस पर 40,000 डेप्रिसिएशन है, तो ये 3,40,000 जो है यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया। अब ऐसे ये जो तीसरी मशीन है 3 लाख की है, इस पर 22,500 का डेप्रिसिएशन है, वो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 277,500। अब ये पैसे ऐड करके आप बाहर ले लीजिए। तो ये ऐड करके लिखना तो आपको आता ही है, चलो लिखते हैं। तो अब हमने इन तीनों को ऐड करके बाहर लिख दिया, 10,17,500। फिर इसका आप टोटल कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 17 और ये आप जोड़ेंगे तो 11,30,000 आ जाएगा। 11,30,000 हमने ये इसको क्लोज कर दिया। अब इतना ही पैसा आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इंडिकेट कर दो ऐसे सेम। फिर से 8 3 11 देख रहे हो आप, तो 11,30,000 आपके ये अमाउंट आ गया। समझ में आ रहा। अब ये 2 लाइन से हमने फिर इसे भी क्लोज कर दिया। अब हम थर्ड ईयर में आ रहे हैं, 2014 है नाउ, फिर 2014 का अप्रैल। अब यहाँ पे हमने 2014 का अप्रैल लेंगे, तो बेटा यहाँ पे आप अप्रैल का जगह बनाओ। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2014 अप्रैल 1। मैं आपको इंडिकेट करने के लिए इसको कलर अलग लिख रहा हूँ, ताकि आपको मैंने आइडेंटिफाइड हो सके कि ये अलग अलग है। अब 2 अप्रैल के फर्स्ट का हमारा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे 2 बैलेंस BD।
अब यहाँ पे 3 मशीन है, 1 2 और 3। हमने तीनों की वैल्यूज़, ये 4 लाख जो थे वो 4 लाख लिख दिया, इस वाले की 340 है वो लिख दिया। थोड़ा क्वेश्चंस को बीचा बीचा बना रहा हूँ, स्पेस हमारे पास थोड़े कम हो गए, मैंने खुले खुले लिख दिए हैं। तो ये वैल्यू जो है वही वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया 10 17 500। ये आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, जो पहली वाली मशीन है उसको हम बेच देते हैं, कितने में, 285 में। तो चलो हम बेच के देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा साल है बेटा, 2015 के आगे हम जनवरी 1 पे, जनवरी 1 में। अब क्या करोगे, बेचोगे तो इधर लिखो बाय बैंक अकाउंट करके। कितने का बिका बेटा, 2,85,000 का। तो 285,000 हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया। अब यहीं पे आप क्या करोगे, जनवरी 1 को, चूँकि देखो हम इतने दिन यूज़ तो किए ही हैं, तो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कितने महीने का, 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स कैसे हो रहा है समझो आप फिर से। हमने तो अप्रैल में बंद किया, जनवरी में बेचा, तो अप्रैल से जनवरी तक 9 मंथ्स तो हो रहे हैं ना। तो 9 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, कैसे लगाओगे, तो 5 लाख का हमारी मशीन थी, ये 1 का था, ये 2nd केस था, ये 3rd पे हम आ गए। तो 5 लाख की जो हमारी मशीन थी वो हमने 5 लाख लिख दिया, 10% है तो 10/100 ले लिया, ठीक है बेटे। अब उसके बाद इनटू हमें 9 मंथ के लेने हैं तो 9/12 ले लिए। अब इसको आप कैलकुलेट करो, काट लोगे, काटना आता है, 2 0 कट गया, ये 3 बार में, ये 4 बार में कट गया, 4 से आप इसे काट लोगे, 125 टाइम्स में कट गया, 2 0 और आता है, तो 12,500 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 37,500। समझ रहे बेटे। तो ये 37,500 जो है आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया, 37,500। अब यहाँ देखो बेटा, हमारी मशीन थी 4 लाख की, हमने उसको बेचा 285 में और उससे डेप्रिसिएशन रिकवर हुआ 37,500। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख में से ये दोनों पैसे माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा लॉस हो गया। तो अब चलो मैं इसको यहाँ पे नोट दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से, कि 4 लाख का हमारी मशीन थी, हमने वो लिख दिया 4 लाख रुपए, इसमें से 285 का ये रिकवर हो गया था, बिक गया था, तो हमने उसे घटा दिया, यहाँ पे आ गया 1,15,000। समझ रहे हो आप। अब 115 में से 37,500 का हमारा वो जो डेप्रिसिएशन था, तो हमने 37,500 जो है वो भी लेस कर दिया, 37,500। आप चाहो तो इसे इंडिकेट कर सकते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया, लेस कर दोगे इसमें से सेल्स वैल्यू लिख के, लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन करके। तो हमने इसको से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया, 0 0 0, सॉरी 10 में से 5 5, यहाँ पे बच गया 14, 14 में से 7 7, और यहाँ पे क्या बच गया बेटे, 14 में से 7 7, अब यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 3 7, ठीक है। तो 77,500 जो आया ये आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसको आप यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन करके आप इंडिकेट कर दो, ठीक है, डेट सेम रह जाएगा। यहाँ तक तो अब आप समझ गए। अब इसी में क्या कर रहा है कि न्यू मशीन और खरीदा गया यहीं पे, तो चलो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि इसने क्या किया, जनवरी 1 2015 में, जनवरी 1 को एक और मशीन खरीद लिया, टू बैंक अकाउंट करके, उसी सेम डेट को, जिस डेट को हमने सेल किया ना, इसने कहा उस डेट को इसने 6 लाख रुपए की एक और मशीन खरीद ली है, तो 6 लाख रुपए हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे आप दिखाओगे डेप्रिसिएशन, कब का दिखाओगे, मार्च महीने में, मार्च 31। तो आप क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके दिखा दीजिए। तो डेप्रिसिएशन आपके कितने मशीन है, पहली मशीन तो बिक गई, मैं इसको सेकंड दिखाता हूँ, 3rd और 4th, ये 3 मशीन है। तो सेकंड मशीन का तो है 4 लाख रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन 40,000 आ जाएगा, ठीक है। 3rd मशीन का जो है वो 4 लाख के बाद 3rd मशीन तो हमारी 3 लाख की थी, इसका डेप्रिसिएशन 30,000 आ जाएगा। ऐसे 3rd मशीन हमारी कितनी है, 6 लाख की है। 6 लाख का जनवरी में खरीदा आपने, तो 3 महीने का लगाओगे, 6 लाख का 60,000 होता है, 3 महीने का 15,000 हो जाएगा। तो हमने इसे 4th मशीन मान के 15,000 का इस पर डेप्रिसिएशन दिखा दिया। ये तीनों जोड़ दीजिएगा, 70, 85,000 आपके बाहर आ गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसी में मार्च 31 करके इसका बैलेंस निकाल देंगे, क्या, बाय बैलेंस CD। अब CD कितना होगा बेटा, तो देखो फर्स्ट मशीन तो आपकी बिक गई, सेकंड मशीन की आप निकालोगे, तो सेकंड मशीन 340 थी, उसमें 40 आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 3 लाख का तो आपकी मशीन आ रही है। तो मैं आपको इसको अलग से इंडिकेट कर दूं, ठीक है। तो अब आपका ये जो 3 लाख की तो मशीन थी ही, 340 की, देखो ये 340 की मशीन थी, 40,000 इस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो ये आपका 3 लाख आ गया।
अब ऐसे जो थर्ड मशीन है हमारी 277,500 की थी, इस पे 30,000 आप डेप्रिसिएशन लगाओगे ये वाला, तो आप 277 में से 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 247,500, तो ये आ गया 2,47,500 में भी आपको इंडिकेट हो रहा होगा, ठीक है 247,500। अब हमारी तीसरी वाली मशीन कितने की है, 6 लाख की। 6 लाख पे हमने थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन, सॉरी फोर्थ जो मशीन है हमारा जो बचा हुआ, इस वाली मशीन पे 15,000 डेप्रिसिएशन, तो आप 15,000 इसमें से माइनस कर दोगे, ये आ गया 585। अब इन तीनों अमाउंट्स को जोड़ के हम बाहर ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो जोड़ लो इसे आप, तो अब इन्हें हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, ये ऐड करके आ रहा है 11,32,500। अब आप इनको इधर टोटल कर देना और इधर भी हम इसको टोटल कर देंगे, इसका टोटल जो आएगा यहाँ पे ये अमाउंट हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 6, 16, 16,17,500। आप इसको भी टोटल करके देखो, इतना ही आएगा 16,00,000, 16, 17,500, ये हो गया। तो अब इस तरीके से आप मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, तो इसका यहाँ पे हमने फॉर्मेट नहीं बताया था आपको, मशीनरी अकाउंट हमने ये बनाया, ये नॉर्मल लेजर की तरह का फॉर्मेट पे बना हुआ है। आप एक बार फिर से रिकॉल कर लो, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। जब हमने मशीन खरीदा, जितने तारीख को खरीदा वो अमाउंट शो कर दिया, 5 लाख रुपए का है। फिर हमने एक दूसरी मशीन 4 लाख की खरीदी थी, वो शो कर दिया। इस पर जो डेप्रिशिएशन, हमने डेप्रिशिएशन इंडिकेट किए, फर्स्ट ईयर, फिर ऐसे सेकेंड ईयर, जिस साल वो बिकेगा, तो बेचने के बाद हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे बेचेंगे तो हमने बैंक से बेचा, जितने टाइम हमने यूज़ किया, चूँकि हम जनवरी में बेच रहे हैं तो 9 मंथ्स तो हमने यूज़ किए, उसका डेप्रिशिएशन लगाया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा हो रहा 385 और 37, इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ये 4 लाख रुपए ज़्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस हमने इंडिकेट कर दिया, निकालने का तरीका आपको होता है। अब सपोज करो कि नहीं, ये वाले दोनों वैल्यू ही ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं। अगर सपोज करो इधर जैसे 4 लाख है और ये दोनों ऐड करके 4,15,000 हो जाते हैं, तो क्या होता है 15,000, तब हम यहाँ पे दिखाते हैं लॉस ऑन सेल की जगह प्रॉफिट ऑन सेल के नाम से, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। आप आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, इसमें एक तरीका और हो सकता है कि जैसे यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें रेट की जगह वो स्क्रैप वैल्यू दे रखा हो, तो पहले आप फार्मूला से जो आपको सिखाया मैंने, आप पहले स्क्रैप वैल्यू माने सॉरी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो, देन फिर उससे जो एस्टिमेटेड लाइफ है उससे आप डिवाइड करो, आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, देन फिर सारी चीज़ें ऐसे यूटिलाइज करोगे आप, ठीक है। अब मशीन में एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर एक से ज़्यादा मशीन है आपके पास, तो आप उनको अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाओ, अलग अलग वैल्यूज निकालो, फायदे में रहोगे। आपको कैलकुलेशन या वर्किंग नोट बनाने से बच जाएंगे आप। अब हमें सीखना है, वो सीखना है कि डेप्रिसिएशंस को लगाने के मेथड्स कितने हैं, यानी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, यानी जब हम डेप्रिसिएशंस को रिकॉर्ड करते हैं तो इसके कितने मेथड हैं, कितने तरीके से डेप्रिसिएशंस रिकॉर्ड किया जाता है। डेप्रिसिएशंस को रिकॉर्ड करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स अकाउंट में ही चार्ज कर देते हैं, तो बाय चार्जिंग इन एसेट्स अकाउंट, जो हम एसेट्स है उसी में चार्ज कर देते हैं। जैसे अब तक मैंने आपको कराया था, जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते थे। एक दूसरा मेथड है बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी एक सेकंड मेथड है जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अलग से मेंटेन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट एक खोलते ही है, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से खोला जाता है, और डेप्रिसिएशंस में तब तक हम डेप्रिसिएशंस के पैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डालते रहते हैं जब तक कि वो एसेट्स बिक नहीं जाता। जिस साल वो एसेट्स बिकता है तब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के पैसे जो होते हैं उन्हें हम एसेट्स में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया जाता है। चलो, तो इन दोनों मेथड को आइए मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कराता हूं। एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 को कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का हमने एक मशीन खरीदा है एक्स लिमिटेड ने, जिसपे वो चार्ज करता है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% WDV से, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से वो चार्ज कर रहा है। अब कहता है इट सोल्ड दिस मशीन ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को ये वाली मशीन वो बेच देता है। आपसे बोलता है 60,000 रुपए में ये मशीन बिकी। आपको प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट। पहला केस है इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, दूसरे में बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। यानी हम एक केस में क्या कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया नहीं जा रहा, नहीं बनाया जाएगा तो सारे डेप्रिसिएशन की एंट्री जो होगी एसेट्स में ही दिखा देंगे। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। और अगर कहा हो कि मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे कि एक अलग से मशीन अकाउंट बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट एक अलग से मेंटेन किया जाएगा। और
प्रोविजन के जो बैलेंस होंगे जिस साल मशीन बिकेगा उसको हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। चलो मैं आपको एक एक टॉपिक से ये टॉपिक क्लियर कराता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया था कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 1 अप्रैल 2019 को एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन 1 लाख रुपए का। तो हमने क्या किया, 2019 में 1 अप्रैल में टू बैंक अकाउंट करके 1 लाख रुपए ये शो कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा। देन फिर हमने क्या किया, कह रहा चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम है ये। ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से, WDV। तो ठीक है जी, हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, बस हमें केयर क्या करना है कि 1 जनवरी 2022 को ये वाली मशीन जो है 60,000 में बिक जा रही है और इन्होंने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो चलो मैंने आपको बताया, अब हम मशीनरी अकाउंट में हमने 1 लाख रुपए का तो ये दिखा दिया, बाय में हम करके डेप्रिसिएशन दिखा देंगे जो हमारा एट द रेट ऑफ 10% ये आ रहा है। अब हमारा बैलेंस आ गया 1 लाख में से 10,000 माइनस करके 90 को फिर हमने यहाँ पे ले लिया 2020 में बैलेंस BD करके, ये आ गया बैलेंस BD। फिर 2020 का जो बैलेंस बनेगा, जो क्लोज होगा वो 2021 में होगा, तो हमने बैलेंस डेप्रिसिएशन करके 9,000 दिखाया चूंकि रिटर्न डाउन है। मैंने आपको जो इससे पहले क्वेश्चंस जो आपको पार्ट 2 में कराया था उसमें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाया था। जानबूझ के मैंने यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का लिया ताकि आपके वो क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना भी आ जाएगा। चलो तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो हमने उसके हिसाब से 90,000 का 9,000 लिया, बैलेंस हमारा 81 हो गया। इस 81 को हमने ले लिया। अब देखो 2019 से शुरू हुआ था, 20 में क्लोज हुआ, फिर 20 से शुरू हुआ, 21 में क्लोज हुआ, अब 21 से शुरू होगा तो 22 में क्लोज होगा मार्च में। लेकिन अब हमारा अकाउंट जो एसेट्स है वो तो 1 जनवरी को ही बिक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेचने की एंट्री दिखा देंगे बाय बैंक, जितने का बिका 60,000 वो हमने डाल दिया। फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का जो 9 मंथ्स का हो रहा है, 9 मंथ्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अप्रैल से जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो अप्रैल से जनवरी तक के 9 मंथ्स हो रहे हैं, 9 मंथ्स का आप एट द रेट ऑफ 10% लगाओगे 81,000 का, तो आपको निकालना ऐसे आता है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये बन जाएगा 81,000 है, 10% लेना है तो 10/100 ले लीजिएगा, 9 मंथ्स के लिए तो 9/12 करके आप लिख दिए, तो ये आ गया 6075। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारे एसेट्स की वैल्यू 81 थी, ये दोनों हमारे मिलके 66,075 आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसमें से जो बैलेंस निकाला दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर हो जाएगा लॉस ऑन सेल के नाम से। ये तो हो गया हमारा जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया था। अब हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाया गया हो तो हम क्या करेंगे। तो मोटी मोटी बात समझ लो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनानी है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें 2 अकाउंट बनाने हैं। एक तो हम एसेट्स का अकाउंट अलग बनाएंगे, जो मशीन अकाउंट है वो तो मशीनरी अकाउंट बनेगा ही, साथ ही साथ एज वेल एज हमें एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नीचे में साथ में बनाना होगा। अब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हम बनाएंगे उसका अकाउंट जिस साल मशीन बिकेगा वहां से इसको क्लोज करेंगे और उसके बैलेंस को हम मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे, देन फिर मशीनरी से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये निकल के आ जाएगा। तो चलो उसी सेम एग्जांपल को अब हम इस टॉपिक के लिए बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, यानी हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है। तो मैंने आपको बताया इसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं, तो एक अकाउंट हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, एक अकाउंट हमने और बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने आपको जानबूझ के इसे इरेज नहीं किया ताकि आप कंपैरिजन करने में आपको आसानी होगी। चलो तो अभी फिलहाल हमें मशीनरी अकाउंट जो हमारा ये A और B इन दोनों का यूज होगा इस वाले मेथड के लिए, जब हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। अब क्या करो, 2019 में हमने खरीदा था अप्रैल 1 को, तो टू बैंक करके हमने 1 लाख रुपए डाल दिया। अब इसमें डेप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बाय बैलेंस CD करके हमने इसको क्लोज कर दिया 2020 में, फिर इसको हम 2020 का अप्रैल में यहाँ ला लिए, फिर बैलेंस BD करके 1 लाख रुपए फिर से दिखाएं और फिर 2021 में इसको दोबारा से क्लोज किया बैलेंस CD करके, वो पैसा फिर से यहाँ पे आ गया 2021 के अप्रैल में। अब इसी साल हमने ये वाली मशीन क्या की है, बेच डाली है, तो हमने बेचा है, तो मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए अलग से आपको बाय बैंक करके इसको रेड पेन से दिखा दिया कि हमने 60,000 रुपए का बेचा। अब इतना सा करके आप रुक जाओ, 60,000 जो हमने यहाँ तक की अमाउंट्स डाली, इस अमाउंट पे आपको रुकना है। अब क्या करना है, आपको साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब ये बनाने का तरीका, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेम फॉर्मेट है। अब आप ध्यान लगाओ, हम जब अभी इस समय में कर रहे थे तो डेप्रिसिएशन हमने किधर डाला था, क्रेडिट साइड में, तो हम क्या करेंगे, अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बना रहे होंगे तो उसमें हमने बाय डेप्रिसिएशन करके 10,000 ये डाल दिया। फिर इसका जो बैलेंस बनेगा 2020 में ही बैलेंस CD करके 10,000 हो गया, इस साइड बैलेंस आएगा, क्योंकि देखो अमाउंट क्रेडिट में है तो बैलेंस जो होगा वो डेबिट में बनेगा। फिर ये जो टू बैलेंस CD हुआ, यही वाला बैलेंस जो हमने अप्रैल महीने में, यहाँ पे हमने मार्च 31 को निकाला बैलेंस, अब अप्रैल 2020 में हमने क्या किया, बैलेंस BD करके 10,000 दिखा दी, ये वाला बैलेंस ही यहाँ है। अब
जो 2020 का है ये अकाउंट तो फिर क्लोज होगा 21 में, तो 21 में हमने मार्च 2021 का हमने दिखाया बाय डेप्रिसिएशन करके, चूंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है। तो आप देखो हमारा मशीन जो था 1 लाख का था, उसमें 10,000 डेप्रिसिएशन लग चुका, तो 90,000 हो गया, 90,000 पे डेप्रिसिएशन हो गया 9,000 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करके हमने यहाँ पे बैलेंस सीडी कर दिया 19,000, जो बैलेंस सीडी हुआ 2021 के मार्च का। अब ये जो सीडी है वही बीडी बनता है, हमने बैलेंस जो करना ये तो सीखा ही है लेजर अकाउंट में। तो ये जो 2021 का है ये 2021 के अप्रैल में आ गया बैलेंस बीडी के नाम से 19,000, ये वाले पैसे हो गए। अब आप इसको समझो, अब फिर हमें क्या करना है, चूंकि ये वाली मशीन तो यहीं पे जनवरी में बिक गई, अकाउंट तो क्लोज हो ही नहीं पाया, तो हमने क्या किया यहीं पे 2022 के जनवरी 1 को डेप्रिसिएशन, जो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होता है 6075, ये मैंने पीछे भी आपको यहाँ पे निकालने सिखाया था, तो उसमें हमने 6,075 रुपये ये शो कर दिए। अब अकाउंट तो क्लोज हो रहा, चूंकि वो तो मशीन हमने बेच दिए, तो हम क्या करेंगे इस साइड का हमने टोटल किया 25,075, उतना ही यहाँ पे डाल दिया। अब ये वाले जो पैसे हैं ये हमारे बैलेंस बन गए 25,075, तो टू मशीनरी अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये यहाँ से पैसा जो है ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। आप समझ सकते हो कि देखो यहाँ से जो मशीन अकाउंट का पैसा है यही पैसा उठ के यहाँ पे आया हुआ है, जो हमने ये 25,075 दिए, तो ये पैसे यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, फिर इधर का तो अकाउंट 1 लाख रुपए है और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, देखो 60 और 25 75, तो ये आ रहा 85,075 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस है वो निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में दिखा दो लॉस ऑन सेल के नाम से। तो ये एक तरीका है जिसमें हम प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट बना रखे हैं। कई बार इसी में एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने भी बोलता है। सपोज करो वहां पे अगर मान लो एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने आपको बोला होता है इसी क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे जो हमने बैलेंस बीडी किया, यहाँ जो हमने बैंक किया, बैंक नहीं करेंगे, अब यहाँ से हम इसको ट्रांसफर करेंगे उस डिस्पोजेबल अकाउंट में। एक अलग से आप डिस्पोजेबल अकाउंट यहाँ पे बना दोगे एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट के नाम से। अब उसमें क्या होगा, ये जो बैलेंस बीडी है यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ट्रांसफर करोगे, तो वो ये पैसा यहाँ पे आ जाएगा टू एसेट्स के नाम से, इसका नाम है एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट। कई बार ये 11th में नहीं मिलता और कुछ जो बोर्ड्स हैं जैसे स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें ये डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने बोला है, बट अगर आप बीकॉम के लिए कर रहे हो या सीए सीएमए या सीएस के फाउंडेशंस में हो तो वहाँ डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने को है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये वाला बैंक वाला ट्रीटमेंट है इतना सा नहीं करेंगे, यहाँ तक हम आए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय में लिख देंगे एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट, 1 लाख रुपये डाल दिया, क्लोज हो गया। अब वो पैसा जो है क्रॉस होकर यहाँ पे टू में एसेट्स के नाम से आ जाएगा, जो 1 लाख रुपये है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पे आप बेचोगे, बेचने की एंट्री चलो मैं इसमें अलग से दिखा देता हूँ आपको। तो बेचने की एंट्री हमने यहाँ पे दिखानी है, फिर वहाँ पे बाय बैंक करके आप दिखाइएगा जो 60,000 का आप बेच रहे हैं। फिर आपके जो डेप्रिसिएशन का जो पैसा है यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया था मशीनरी के नाम से, अब यहाँ पे लिखोगे मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के नाम से, तो यहाँ पे वो पैसा आ जाएगा बाय में प्रोविजन के नाम से, प्रोविजन फॉर डीडी लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये। ठीक है, अब ये आया था 25,075 रुपये, हमने वो लिख दिया और फिर आप यहीं पे लॉस निकाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला पैसा जो है 14,925 ये आ गया आपका आंसर। बस इतना सा, दोनों साइड बराबर है, बस कंप्लीट हो गया आपका ये 1 लाख रुपये। इधर भी दिखा दीजिए, खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये वाला अकाउंट जो है वो एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट, जो हम जैसे यहाँ पे एसेट्स की जगह आप चूंकि मशीन का बना रहे हो तो आप यहाँ नाम डालो एसेट्स डिस्पोजेबल की जगह मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, मैं लिख देता हूँ MACHI मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। ये CBSE के सिलेबस में है, तो आपको दोनों तरीके। अब देखो हमने आपसे सारी चीज़ें हमने सीख ली, हमने डेप्रिसिएशंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे फर्स्ट पार्ट में, उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस के तरीके सिखा दिए थे। फिर मैंने सेकंड पार्ट में आपको एक अकाउंट बना के समझा दिया था SLM मेथड में, जैसे एसेट्स वगैरह बेचे जाते हैं। फिर दूसरा मेथड आपका रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, उसका भी मैंने यहाँ पे आपको कवर करा ही दिया है। इसके साथ जो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 मेथड है कि जिसमें हम एक तो एसेट्स में ही हम एंट्री बना देते हैं डेप्रिसिएशन का, और दूसरा मेथड है कि हम क्रिएट करते हैं सेपरेट एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमने ये दोनों तरीके सीख लिए, साथ ही साथ हमें एसेट्स को डिस्पोजेबल अकाउंट जो बनाना होता है ये भी बनाना आ गया। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो आप बड़े आसानी से चैप्टर को कवर कर पाओगे। जाइए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो, हम जरूर अगले वीडियो में आपको उस टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करेंगे। जाते जाते चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।